हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग का क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर हमारा लेक्चर 2 तक हो गया था। ठीक है, उम्मीद है कि वो लेक्चर आप जरूर देखे होंगे। उसमें पिछला लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम गोलीय दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद था वो सब बताए थे, जिसमें वक्रता त्रिज्या हो गया, उसके बाद वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद हो गया ध्रुव हो गया। ठीक है, ये सब चीज बताए थे। ठीक है, और आज के क्लास में आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज के क्लास में ही हम लोग r बराबर 2f भी सिद्ध करेंगे दोनों उत्तल और अवतल दर्पण में। उससे पहले हम लोग उसका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसका मुख्य फोकस और फोकस दूरी जान लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हमको r बराबर 2f सिद्ध करने में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किसको बोलेंगे और फोकस दूरी किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में सर अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी सर फोकस दूरी सर। जैसे देखिए सर, अवतल दर्पण हुआ तो अवतल दर्पण हमारा कैसे होगा? ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? जैसे m और n क्या चीज हो गया? ये सर हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका ध्रुव होता था। ठीक है, और यहाँ पर होता था वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था? वक्रता केंद्र। तो ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण में आप मुख्य फोकस जब इसका परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे, तो ध्यान से सुनिए। जैसे अवतल दर्पण का ये मान के चलिए प्रधान अक्ष हो गया, सीपी जो हमारा हो गया, ये क्या है? प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, इसको आप ओ तक चाहिएगा इधर, तो ओ तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर देखिए, ये अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर किरण जा रहा है ना। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है। ठीक है, अभिसरित होगी, उसी को बोलेंगे हम लोग मुख्य फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभिसरित होगा, इधर से भी जाएगा तो ये यहीं पर होगा। ठीक है, अभिसरित, तो यही हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस होगा। ठीक है, यही हमारा मुख्य फोकस होगा। तो इसके परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं सर? इसके परिभाषा में मुख्य फोकस के परिभाषा में सर मुख्य फोकस सर, इसके परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर सर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर सर, प्रधान इसको ऐसे कर लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती निकटवर्ती सभी आपतित किरणें। ठीक है, सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ पर सतह दर्पण के सतह से परावर्तन हुआ है और फिर प्रधान अक्ष एक बिंदु पर क्या हुआ है? अभिसरित हुआ है। ठीक है, तो निकटवर्ती सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से सर परावर्तन के बाद सर प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर। ठीक है, प्रधान अक्ष के सर प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है। ठीक है सर, अभिसरित मतलब होता है आना। ठीक है, अभिसरित होती है सर, होती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है, इसे मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे मुख्य फोकस बिंदु पर अभिसरित होती है, कोमा मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, कोमा मुख्य फोकस सर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होगा वो दर्पण के सामने होगा। ठीक है, अच्छा, इसको सूचित किससे करेंगे? सर इसको सूचित करेंगे F से, मुख्य फोकस को सर F से सूचित करेंगे। ये भी लिख लीजिएगा, या ये लिखिएगा पहले कि अवतल दर्पण में सर, दर्पण में सभी किरणें, अवतल दर्पण में सर सभी किरणें
एक बिंदु पर सर अभिसरित होती है, ठीक है। अवतल दर्पण में सर सभी किरणें एक बिंदु पर सर एक बिंदु पर क्योंकि इस यहाँ से भी आप एक किरण लीजिएगा तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है, ये मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। तो अवतल दर्पण में सभी किरणें एक बिंदु पर या परावर्तन के बाद सर अवतल दर्पण में सभी किरणें परावर्तन के बाद सर परावर्तन के बाद एक बिंदु पर सर अभिसरित होती है, ठीक है, अभिसरित होती है, ठीक है। इसलिए सर इसका दूसरा नाम क्या है अवतल दर्पण का? अभिसारी दर्पण। क्योंकि चूंकि अवतल दर्पण में जितना भी आपतित किरण है वो दर्पण पर के सतह से क्या होगा, तो सर परावर्तन के बाद ये इसके एक अक्ष पर क्या होगा, अभिसरित होगा, प्रधान अक्ष पर, ठीक है, एक ही बिंदु पर। इसलिए इसका सर दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं सर। अभिसारी दर्पण सर अभिसारी दर्पण सर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है, ठीक है, लिखिएगा ये भी। अवतल दर्पण में सर अवतल दर्पण में सर मुख्य फोकस सर क्या होता है, तो सर दर्पण के सामने होता है, ठीक है। मुख्य फोकस दर्पण के सर सामने होता है। और सर इसका मुख्य फोकस दर्पण के सामने होने के कारण सर ये वास्तविक होता है, ठीक है। दर्पण के सामने होगा तो ये क्या होगा, वास्तविक। और सर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है और यह वास्तविक होता है सर। और यह सर यह वास्तविक सर वास्तविक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब फोकस दूरी पर, ठीक है। तो फोकस दूरी देखिए यहाँ पर, ये तो हमारा मुख्य फोकस हुआ, ठीक है। फोकस यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव, ये दोनों के बीच के दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। सर इसको डिनोट किससे करते हैं, तो सर इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। चलिए ये भी लिखिए यहाँ पर, फोकस दूरी सर अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर या फोकस दूरी सर, फोकस दूरी सर, इसी को फोकस लेंथ भी बोला जाता है, ठीक है। फोकस दूरी को ही फोकस लेंथ भी बोला जाता है। फोकस सर LENGTH लेंथ, ठीक है। और इसको फोकस को बोला जाता है FOCUS, सिर्फ फोकस, ठीक है। फोकस इन कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का क्या होता है सर कॉनकेव होता है, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद देखिए फोकस दूरी क्या होगा, तो अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को सर अवतल दर्पण में सर अवतल दर्पण में सर अवतल दर्पण में ध्रुव, अवतल दर्पण में सर ध्रुव और सर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को सर दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है सर जी। फोकस दूरी कहा जाता है सर, ठीक है। ये हमारा था। अच्छा सर इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका सर दूसरा नाम ऐसे फोकसांतर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे फोकसांतर सर भी कहा जाता है सर, ठीक है, जाता है। अच्छा इसमें फोकस दूरी सर क्या हो जाएगा, अच्छा इसे डिनोट करते हैं किससे सर, इसे एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे एफ से सर सूचित सर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसे एफ से सर सूचित किया जाता है
उसके बाद सर उसके बाद इसमें देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा सर, फोकस दूरी सर, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी सर पी एफ हो जाएगा, ठीक है। पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, तो सर फोकस दूरी पी एफ, ठीक है, और इसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण में मुख्य फोकस था, ठीक है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। हम लोग उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और फोकस दूरी समझते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अब यहाँ पर स्पेस भी बहुत कम बचा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आइए अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण में सर उत्तल दर्पण में सर, दर्पण में मुख्य फोकस सर, मुख्य फोकस सर, मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी सर, फोकस दूरी, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण में सर मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी, उससे पहले सर हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण क्या ऐसे ही बनेगा, उत्तल दर्पण क्या ऐसे ही बनेगा। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है जिस पर हम मुंह देखते हैं वो उभरा हुआ रहता है, ठीक है, और अवतल में धंसा हुआ रहता है, ये जो है टेंट भाग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है पी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा होता है, यहाँ पर होता है सी, ठीक है, यहाँ पर हमारा सी होता है। इसका परिभाषा देखिए, आप फिगर समझ गए तो परिभाषा आसान है लिखना, ठीक है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष हुआ ये, ठीक है, जैसे इसको ओ मान लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरण जाएगा दर्पण पर, और दर्पण पर से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा सर, निकलता हुआ, ठीक है, निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, और जिस बिंदु से वो निकलता हुआ मालूम पड़ेगा उसी को बोलेंगे मुख्य फोकस अवतल दर्पण में, ठीक है। सर इसको मान लीजिए एम और इसको सर एन मान लीजिए, ठीक है। तो इसका परिभाषा में हम सर क्या लिख सकते हैं मुख्य फोकस में, तो आइए देखिए यहाँ पर सर मुख्य फोकस ये किस दर्पण का है सर, आइए उत्तल दर्पण का है, ठीक है। तो लिखिएगा उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती, ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण में सर, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर सर, प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती, ठीक है, और सर और निकटवर्ती सर सभी आपतित किरण दर्पण के सतह से परावर्तन के बाद सर, दर्पण के सतह ये हुआ, इससे परावर्तित हुआ, दर्पण के सतह से सर परावर्तन के बाद सर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई मालूम प्रतीत होती है, ठीक है। अब परावर्तन के बाद सर प्रधान अक्ष के असर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत असर होती है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है सर। और जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को सर हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस सर, ठीक है। तो आती हुई प्रतीत होती है कोमा वह बिंदु क्या कहलाता है सर, वह बिंदु सर मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य सर फोकस कहलाता है सर, कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सर देखिए उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस रहेगा, ठीक है, वो दर्पण के पीछे रहता है। देखिए मुंह देखते हैं आप लोग इसमें, ठीक है, और इस साइड टेंट रहता है, टेंट वाला के पीछे है कि नहीं फोकस, और इसका वक्रता केंद्र भी पीछे रहता है, ठीक है। तो सर उसके बाद इसमें लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में सर मुख्य फोकस दर्पण के पीछे रहता है। उत्तल दर्पण में
मुख्य फोकस सर मुख्य फोकस सर मुख्य फोकस दर्पण के पीछे रहता है, ठीक है। दर्पण के सर पीछे रहता है सर, रहता है, ठीक है। दर्पण के पीछे रहता है, ठीक है। और पीछे रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, काल्पनिक होगा सर, ठीक है। और यह पीछे रहता है और यह काल्पनिक होता है, काल्पनिक असर होता है, ठीक है। काल्पनिक होता है सर, ठीक है। इसमें सर डिनोट किससे करेंगे इसको, तो इसमें भी सर इसे एफ से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। चाहे आप अवतल लीजिए और चाहे उत्तल लीजिए, दोनों में सर इसको एफ से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसे एफ से सूचित किया जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये तो हमारा सर जी मुख्य फोकस हो गया, ये मुख्य फोकस समझ गए। दर्पण के पीछे रहता है सर, ये लिखा है क्या, मुख्य फोकस दर्पण के पीछे रहता है, नहीं। तो ये मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे रहता है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। असर लिखा हुआ है, ठीक है, पीछे रहता है। तो ये हमारा मुख्य फोकस हुआ। उसके बाद सर इसमें फोकस दूरी किसको बोलेंगे, तो वही जिस तरह अवतल दर्पण में बोलते थे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। इसको सर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा सर यहाँ पर सर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा फोकस दूरी सर, फोकस दूरी इंग्लिश में बोले तो फोकस लेंथ, ठीक है। फोकस दूरी सर, फोकस दूरी सर किसको बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को सर उत्तल दर्पण में सर मुख्य फोकस एवं ध्रुव एवं मुख्य फोकस सर फोकस के असर बीच की दूरी को फोकस दूरी सर कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सर जी इसमें फोकस दूरी होगा क्या, तो फोकस दूरी बराबर सर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा पी से एफ तक, ठीक है। अच्छा, इसे आपसे सूचित करते हैं, ये लिखे, हाँ सर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फोकस दूरी बराबर हो जाएगा सर पी एफ। इसको डिनोट भी हम लोग किससे करते हैं, एफ से सर, एफ से पी एफ अब बराबर हो जाएगा सर एफ, ठीक है। अब हमारा उत्तल और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और फोकस दूरी सर जान गए। तो अब हम लोग चलेंगे आर बराबर 2f गोलीय दर्पण में, ठीक है। गोलीय दर्पण मतलब सर उत्तल और अवतल दोनों में आर बराबर 2f चलेंगे। उससे पहले सर हम आपको अंत एकांत कोण हो गया, उसके बाद संगत कोण हो गया, उसके बाद सर शीर्षाभिमुख कोण हो गया, रैखिक युग्म हो गया, ये सब थोड़ा एक बार गणित का टॉपिक है, ठीक है। उसको बता देते हैं, क्योंकि आर बराबर 2f जब सिद्ध कीजिएगा तो उसमें शीर्षाभिमुख लगेगा, उसके बाद संगत कोण लगेगा, अंत एकांत कोण लगेगा, तो वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत न हो, इसलिए हम थोड़ा मैथ का भी थोड़ा टच कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। मैथ में क्या है सर जी, इसमें तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो क्या क्या कौन कैसे बराबर होगा, वो हम एक बार चलते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए सर, हम लोग गणित का जो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसको आप समझ लीजिएगा, तो आपको आर बराबर 2f सिद्ध करने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए सर क्या था टॉपिक, क्या था सर, जब सर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है, जब सर प्रतिच्छेद करती है तो सर कौन सा कोण बराबर होता है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर मान के चलिए, ये हमारा हो गया समांतर रेखा, ठीक है। इसको mn मान लीजिए, ठीक है। इसको एक बार मान लीजिए
इसको पी क्यू मान लीजिए। और एक तिर्यक रेखा ये हो गया, ये हमारा कौन है, एम एन, समांतर रेखा है सर, समांतर रेखा। ये भी क्या है सर, समांतर रेखा है, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ये सर कौन सा है, इसको हम मान लेते हैं सर, क्या मान ले, इसको तिर्यक रेखा को एल मान लेते हैं और जेड मान लेते हैं, ठीक है, एल जेड मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया सर तिर्यक रेखा, कौन सा रेखा हो गया सर, तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, इसको सर मान लीजिए एंगल ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया सर, 5, 6, 7 और 8 ये कोण डिनोट कर दिए, ठीक है। अब कौन कौन किस कोण के बराबर होगा और किस कोण से बराबर होगा वो देखिए। पहला में सर हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से देखते हैं कौन कौन कोण बराबर होगा सर, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण सर, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण से कौन कौन बराबर होगा, तो देखिए अगर ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, जब दो रेखा इस तरह से रहेगा तो ये वाला कोण इस कोण से बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसमें देखिए 2 जो है 4 के बराबर हो जाएगा, 1 3 के बराबर, 6 8 के, उसी प्रकार 5 7 के। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर सर एंगल 3, एंगल सर 2 बराबर एंगल सर, उसके बाद 2 बराबर 4। इसमें आइएगा तो एंगल सर 5 बराबर एंगल 7 और सर एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद सर जी दूसरा नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है सर जी संगत कोण, ठीक है। संगत कोण से कौन कौन बराबर होगा, संगत कोण से सर, संगत कोण, संगत कोण से, संगत कोण से देखिए ये 2 है ना, 2 ये 6 के बराबर हो जाएगा, ये वाला 2 जो है 6 के, और 3 नीचल का 7 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार 1 हो जाएगा 5 के और 4 हो जाएगा 8 के, ठीक है। और देखिए सर एंगल 2 बराबर 2 जो है 6 के बराबर, एंगल 6, और एंगल सर 3 जो है 7 के बराबर, 3 बराबर एंगल 7 सर, 1 जो है 5 के बराबर, उसके बाद सर एंगल 1 बराबर एंगल 5। उसके बाद सर जी एंगल 4 8 के बराबर, एंगल 4 सर एंगल 8 के बराबर, ठीक है। ये हमारा संगत कोण हो गया। अब आता है एकांतर कोण, उसमें सर 2 एकांतर कोण होता है, वो होता है बाह्य एकांतर कोण, वो होता है अंत एकांतर कोण, ठीक है। अंत एकांतर कोण समझते हैं, देखिए यहाँ पर सर तीसरा नंबर पर है अंत एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण। सर जी अंतर एकांतर कोण कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे ही मालूम पड़ रहा है अंदर, ठीक है। अंदर मतलब सर ये रेखा और ये रेखा दोनों के अंदरे होगा, ठीक है, बाहर नहीं, अंदरे। तो अंदर मतलब 4 3 और 5 और 6 के बारे में होगा बात, ठीक है। तो देखिए अंत एकांतर कोण से 3 जो है ये इस 5 के बराबर हो जाएगा और 4 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 बराबर सर एंगल 5, एंगल 3 बराबर सर एंगल 5, और एंगल सर 4 बराबर एंगल 6, ठीक है। ये हमारा हो गया। और उसके बाद सर ये एकांतर अंतर कोण से हो गया सर, बाह्य एकांतर कोण से, बाह्य एकांतर कोण से। चौथा नंबर पर है सर जी, चौथा पर बाह्य एकांतर कोण, बाह्य सर एकांतर कोण, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण से सर कौन कौन बराबर होगा, तो एक जो होगा ना, एक जो होगा ना ये हो जाएगा किसके बराबर, 7 के, एंगल सर 1 बराबर एंगल 7 और 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, एंगल 2 बराबर सर एंगल 8। ये हमारा बाह्य एकांतर कोण से हो गया, ठीक है। सर रैखिक युग्म से क्या होगा, यहाँ पर देखिए सर एक रैखिक युग्म होता है, रैखिक युग्म से, ठीक है। अगर एक सीधी रेखा है, ठीक है, उस पर कितना भी एंगल बन रहा है उस सब का मान सर 180 डिग्री जोड़ने पर होता है, ठीक है। तो एंगल इसमें देखिए सर 1 और 2 अगर इसको जोड़िएगा तो ये जो है ना, ये एक रेखा पर ही कोण बना है, तो इसमें हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह 1 4 को जोड़िएगा 180 डिग्री, 2 और 3 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री, ठीक है। तो रैखिक युग्म में एंगल सर जी 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री। एंगल सर उसके बाद 5 6 उसके बाद 8 7, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। रैखिक युग्म ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख हो गया सर, संगत हो गया, एकांत हो गया, बाह्य हो गया, उसके बाद रैखिक युग्म भी हो गया, ठीक है। तो अच्छा इसमें मोस्ट वीवीआई कौन कौन है जो आपके R बराबर 2F में लगेगा,
सर अंत एकांत कोण ये याद रखिएगा, ठीक है सर। संगत कोण भी लगेगा, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण, ये तीनों लगेगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद जरूर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबरा, यानी कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f%, ठीक है। तब तक मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग सर जो है अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण में और उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उस चीज को सिद्ध करते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण में सर गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में फोकस दूरी सर फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, उसकी सर वक्रता सर त्रिज्या में संबंध सर, संबंध, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध देखते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में तो सर हमारा उत्तल अवतल दोनों आएगा। तो सबसे पहले ये नंबर में हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में r बराबर 2f सर। अवतल सर दर्पण में सर r बराबर 2f सिद्ध करे सर, सिद्ध करे, ठीक है सर। r बराबर 2f को ऐसे भी लिख सकता है कि f बराबर सर r/2। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, दोनों चीज बराबर ही है, ठीक है। तो सर अवतल दर्पण सबसे पहले पारते हैं, ठीक है, मतलब बनाते हैं। चलिए आइए सर, हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया सर? अवतल दर्पण हो गया। ध्यान से सर यहाँ पर देखते रहिएगा, जो जो यहाँ पर हम फिगर में करेंगे सर वही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सर इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे। MN1 क्या किए हैं? अवतल दर्पण माने हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि सर माना कि सर MN1 सर अवतल सर दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण एक बनाए, वहां पर लिख लिए कि माना कि MN1 अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका प्रधान अक्ष सदी करेंगे, इसमें खींचेंगे तो इसका ध्रुव हो जाएगा P और सर मुख्य फोकस हो जाएगा F और सर वक्रता जो केंद्र है वो हो जाएगा C। ये 3 चीज की है, उसको भी लिख देंगे यहाँ पर। माना कि MN1 अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका सर ध्रुव P कोमा, उसके बाद ध्रुव P, उसके बाद मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता सर केंद्र सर वक्रता केंद्र C है, ठीक है, C है, वक्रता केंद्र C है। इतना इसमें हम फिगर बनाए, इतना हम लिख दिए। उसके बाद सर AB1 जो है ने आपतित किरण आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस सर F से निकल जाती है, ठीक है। ये भी हम लोग बनाएंगे। बाबू उधर हल्ला थोड़ा कम करना, ठीक है। देखो यहाँ पर उसके बाद सर AB1 आपतित किरण लिए, ठीक है। AB1 आपतित किरण है जो दर्पण के सतह से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से निकलती है, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा कि सर AB1 सर आपतित किरण है जो सर AB1 आपतित किरण है जो दर्पण के सतह, जो सर दर्पण के सतह से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से निकलती है सर। मुख्य फोकस सर F से निकलती है, ठीक है, निकलती है। उसके बाद इतना कर लिए आप। उसके बाद सर C को जो है ने B से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए C को B से मिलाया, C को सर B से मिलाया, C को क्या किए सर B से मिलाए। अब लिखिएगा सर C को
अब बी से सर मिलाया सर मिलाया, जो कि क्या है सर, जो कि अभिलंब है, ठीक है, जो कि सर अभिलंब है सर। सी को बी से मिलाए जो कि अभिलंब है। क्योंकि आप समतल दर्पण में जान चुके हैं कि अगर ये कोई दर्पण है, ये आपतित किरण आती है और ये परावर्तित किरण जाती है, तो इसके बीच में जो बनता है वो हमारा क्या होता है, अभिलंब। तो आपतित किरण गई और परावर्तित किरण इधर आई, तो इसके बीच में जो बनेगा वो अभिलंब होगा, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया। उसके बाद सर हम लोग अपना क्रियाकलाप का शुरू करते हैं। सर क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सर देखिए, ये तो हमारा आपतन कोण हो गया और ये हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो लिखिएगा माना या उसके बाद सर जी फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी लिख लीजिएगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 चीज का जरूरत हमको पड़ेगा। तो सर इसमें दिया क्या क्या है, इसमें फिगर बनाने के बाद इसमें सर क्या क्या पहले से ही दिया है। तो आपतन कोण, सर आपतन कोण कितना दिया है, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण एंगल ए अब बी और सर सी, ये आए एंगल ए बी सी, एंगल ए अब बी और सी बराबर एंगल सर आए, ठीक है, एंगल सर आए। और सर एंगल परावर्तन कोण सर जी, परावर्तन कोण बराबर एंगल सर सी और बी और एफ, एंगल सी बी एफ बराबर सर आर, ठीक है, आर, ठीक है, आर। और उसके बाद सर जी फोकस दूरी क्या है, तो पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ, और सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर सर बोलेंगे, ठीक है। हालांकि बंद कर कम करेंगे। उसके बाद सर देखिए आपतन कोण एबीसी हो गया, परावर्तन कोण सीबीएफ हो गया, ठीक है। उसके बाद सर फोकस दूरी सर फोकस दूरी पी एफ है, ठीक है, पी एफ सर फोकस दूरी पी एफ है बराबर, इसको सर एफ मानेंगे। उसके बाद सर वक्रता त्रिज्या, पी से सी तक की दूरी है, वक्रता त्रिज्या सर त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या सर वक्रता त्रिज्या पी और सी हो गया, ठीक है, पी सी, इसको मानेंगे आर, ठीक है। अब उसके बाद सर जी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है आर बराबर 2f। क्या सर सिद्ध करना है, आर बराबर 2f। तो अब हम लोग प्रमाण से चलते हैं, ठीक है। प्रूफ सर यहाँ लिखिएगा, प्रूफ सर प्रूफ, ठीक है, प्रूफ से चलते हैं। तो प्रूफ में सर परावर्तन का नियम आप लोग को याद होगा, देखिएगा यहाँ परावर्तन के नियम से हम लोग क्या करते हैं सर, परावर्तन के नियम से एक सेकेंड सर पानी पीने दीजिए। चलिए सर देखिए यहाँ पर अब परावर्तन के नियम से क्या होगा कि आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के सर बराबर हो जाएगा। तो आपतन कोण हमारा ये है और परावर्तन कोण हमारा ये है। तो देखिएगा यहाँ पर आपतन कोण सर परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण बराबर सर आपतन कोण बराबर सर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, एंगल यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल सर ए बी सी बराबर एंगल सर सी बी और एफ, ठीक है, एंगल सी बी एफ, ठीक है। इसको सर हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट मानने के बाद एक चीज और देखिए कि ए बी जो है ना, ए बी और सी पी यानी ए बी और पी सी ये दोनों समांतर है, और सी बी जो है ना उससे मिलता है, यानी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा किससे, तो सर एकांतर कोण से। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चूंकि लिखिएगा सर, चूंकि सर ए बी पैरेलल है सर किसके, सीपी के सर, सीपी के, ठीक है। और जो सी जो है बी सी बी उससे मिलती है, सी बी उससे मिलती है, कोमा सर सी बी उससे मिलती है सर, ठीक है, मिलती है। ए बी सर पैरेलल पीसी है, ठीक है, और सी बी उससे क्या होता है, मिलता है सर, ठीक है।
तो मिलने के क्रम में क्या होगा, अंतः एकांतः कोण से सर, उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है सर, अंतः एकांतः कोण से, या डायरेक्ट एंगल लिखते हैं, एंगल ए बी सी सर, एंगल सर ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा सर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी एफ के सर, एंगल बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। इसके कोष्ठ में लिख दीजिएगा सर अंतः एकांतर कोण सर, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, कोण से ये लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये किस कोण से ये हुआ है बराबर, ठीक है। इसको सर मान लिए हम लोग समीकरण सेकेंड सर, सेकेंड, ठीक है, एबीसी पैरेलल सीबीएफ हो गया और एबीसी पैरेलल बीसीएफ हो गया। अच्छा एक बात देखिए सर, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण फिर इसी कोण के बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा समीकरण सर, समीकरण फर्स्ट तथा सर, फर्स्ट तथा सेकेंड से, या इस तरह देखिए, एंगल एबीसी जो है वो एबीसी है और एंगल एबीसी है, यानी कि दोनों एंगल एलएचएस इसका जब बराबर है तो जाहिर से बात है कि आरएचएस भी बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल जो सीबीएफ है, यहाँ पर एंगल कर लीजिएगा, ठीक है, सीबीएफ एंगल सर जी, एंगल सीबीएफ बराबर एंगल हो जाएगा बीसीएफ, ठीक है, एंगल सीबीएफ बराबर हो जाएगा एंगल बीसीएफ, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए सर, सी बी और एफ एक तरह का त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, और सर इसमें अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लिखिएगा, इसलिए अगर एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ है अर्थात यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह सर समद्विबाहु बाहु सर त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है सर, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये एंगल और ये एंगल जब आपस में बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो सर बी एफ बराबर सी एफ लिख दीजिएगा, बी एफ बराबर सी एफ, ठीक है सर। इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है, बी एफ बराबर सी एफ लिख दिए। अब सर हम लोग मानेंगे कि दर्पण का द्वारक, यानी ये द्वारक छोटा होगा, मतलब अगर बिंदु बी जो है इसे पी बिंदु के निकट आ जाए, बहुत निकट, ठीक है, इसी पर आ जाए, मानिएगा। अब सर, अब माना जब सर, जब दर्पण का द्वारक सर, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो सर, बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटा हो, अर्थात सर बिंदु बी जो है पी के बहुत निकट हो, अर्थात बिंदु बी कोमा पी के बहुत निकट हो सर, निकट हो, ठीक है। अब पी के बहुत निकट होगा, इसका मतलब सर ये यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सर पी एफ बराबर बी एफ, या सर इसको लिख सकते हैं बी एफ बराबर सर पी एफ, ठीक है, बी एफ बराबर सर बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब इसको सर मान लेंगे हम समीकरण 4 सर, समीकरण 3 और 4 से जब एलएचएस में बी एफ है तो इसका मतलब सी एफ और पी एफ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिएगा सर समीकरण सर 3 तथा सर 4 से आप सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ सर, सी एफ बराबर पी एफ। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, जब इतना दूर के बराबर है, इसका मतलब ये बिंदु जो है इन दोनों के बीच का बिंदु है एफ जो है। तो लिखिएगा अर्थात अतः बिंदु एफ इस पूरे यानी सीपी के मध्य है, सीपी के मध्य में स्थित है, ठीक है, मध्य में सर स्थित है, ठीक है। मध्य में जब स्थित है तो सर आप जो है ना सी एफ, इस पूरे सी एफ को सर, इस पूरे सी पी बटा 2 लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं। इस सी एफ को
सर पूरे CP बट्टा में 2 लिख सकते हैं, बराबर सर PF हो जाएगा। ठीक है, CF को CP बट्टा 2 लिख सकते हैं, और तो PF जो है वो PF रहेगा। ठीक है, उसके बाद सर मान बैठा दीजिए इसमें। CP का मान सर कितना है सर R है। ठीक है, तो यहाँ पर मान बैठाने पर, मान रखने पर सर, मान रखने सर पर CP का मान सर R है, और बट्टा में 2 बराबर, और सर PF का मान सर यहाँ पर F है। देखिए यहाँ पर अब PC लिखिए या CP लिखिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, इसको R लिखिए, PF हमारा F के बराबर है। ये सर उस साइड गुना में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए सर R बराबर 2F हो जाएगा। तो इस तरह से या इसी को R/2 बराबर अगर F कहेगा सिद्ध करने के लिए सर R/2 बराबर F, तो यहीं तक करके छोड़ देना है। ठीक है, यहीं तक करके छोड़ देना है, और नहीं सर R बराबर 2F कहेगा तो एक स्टेप बढ़ा करके यहाँ तक कर देना। ठीक है, इस तरह से सर अवतल दर्पण में हम लोग R बराबर 2F सिद्ध कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सर उत्तल दर्पण में R बराबर 2F पर। ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं, तब तक उतार लीजिए। चलिए सर, अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करने से पहले सबसे पहले वही काम करना है सर, फिगर बनाना है। और यहाँ पर देखिए सर, ये उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया सर, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण सर हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण, या इसको थोड़ा ठीक से पाते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। क्या हो गया सर, उत्तल दर्पण। इसको M मान लीजिए, इसको सर N मान लीजिए। फिगर पारे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना कि सर, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है सर, उत्तल सर दर्पण है। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद सर इसमें भी वही करेंगे, फिगर पारेंगे। यहाँ सर P होता है इसका, यहाँ सर होता है इसका सर F, और यहाँ सर होता है C। ठीक है, तो जिसका या जिसमें माना कि हमें एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव यहाँ इधर थोड़ा लिखते। ठीक है, जिसमें सर ध्रुव P कोमा मुख्य फोकस सर F तथा सर वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, C है। इतना सर लिख लिए। इसके बाद सर इसको यहाँ पर O लिख दीजिए, क्योंकि ये प्रधान अक्षर। ठीक है, उसके बाद सर AB एक आपतित किरण लेते हैं। ठीक है, AB एक आपतित किरण लेते हैं, इसमें A और सर B। ठीक है, इसको B लीजिएगा, यहाँ पर सर इसको B लिख लीजिएगा। ठीक है, AB एक आपतित किरण है। ठीक है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आता हुआ प्रतीत होता है सर। ठीक है, तो यहाँ इतना पहले लिख लीजिए, इसको सर यहाँ D लिख दीजिए। ठीक है, इसको बढ़ाने के बाद D तक पहुँचाए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सर AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह से जो सर दर्पण के सतह से सर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आता हुआ प्रतीत होता है सर, आता हुआ सर प्रतीत होता है। ठीक है, होता है। इतना सर लिख दीजिए। और उसके बाद सर C को B से मिलाया, C को सर किससे मिलाया, C को सर B से मिलाया, जिसे हम लोग सर N तक बढ़ाएंगे। ठीक है, N तक, जिसको हम लोग सर N तक बढ़ाएंगे। यहाँ N लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, N है, N। तो लिखिएगा
जिसमें ध्रुव ए बी एक आपतित किरण दर्पण के सतत परावर्तन के बाद एफ से अपवर्तित होता है। ठीक है सर, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि ये भी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष ओपीसी के समांतर तथा निकट है। ठीक है, या ये लिख दिए तो ठीक हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सी को बी से मिलाया, बी से सर मिलाया, जिसे एन तक बढ़ाया सर, एन तक बढ़ाया। ठीक है, बढ़ाया। इतना कर लिए। उसके बाद सर यहाँ पर देखिएगा इसमें भी परावर्तन का नियम लगेगा। ठीक है, उससे पहले अब जो दिया है वो लिख लीजिए। बढ़ाया जो कि अभिलंब है, ये भी लिख दीजिए। जो कि अभिलंब है सर, अभिलंब है। 2 मिनट का सर को चुप रहे, अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर ये हो गया आई और ये हो गया सर आर। ठीक है, तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सर यहाँ पर लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सर क्या बोलेंगे, पी से आप तक की दूरी को फोकस दूरी, और पी से लेकर के सी तक की दूरी को सर बोलेंगे आर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें सर दिया क्या क्या है तो लिख लीजिए यहाँ पर। दिया है सर, दिया है क्या क्या सर दिया है, वो देखिए यहाँ पर। तो सर आपतन कोण ए बी एन, सर आपतन कोण सर, आपतन कोण बराबर सर क्या है, तो एंगल ए बी एन। एंगल ए बी एन बराबर सर जी आई हो जाएगा। ठीक है, और सर अब परावर्तन कोण सर, परावर्तन कोण एंगल डी बी एन सर, ये डी है। ठीक है, डी बराबर एंगल डी बी सर, एन बराबर आर। ठीक है, अब सर फोकस दूरी सर, फोकस दूरी सर जी पी एफ बराबर हम इसको एफ मान लिए। ठीक है, और सर वक्रता त्रिज्या सर, वक्रता त्रिज्या में, और पीसी सर, पीसी बराबर हम आर मान लिए, त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। ठीक है, अब हम लोग जो है सर इसका प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, अब मेन काम होता है। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं, प्रूफ। अब इसका प्रमाण हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर जी इसमें भी परावर्तन का नियम लगेगा, तो लिखिएगा परावर्तन के नियम से सर, परावर्तन के नियम से क्या होगा सर, ये आपतन कोण ए बी एन जो है परावर्तन कोण डी बी एन के क्या होगा, बराबर होगा। तो परावर्तन के नियम से सर आपतन कोण जो होता है बराबर सर परावर्तन कोण होता है सर, कोण आपतन कोण है सर, तो ए बी एन सर, एंगल ए बी एन बराबर सर एंगल डी बी एन, परावर्तन कोण एंगल ए बी एन बराबर एंगल सर डी बी एन। समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब सर एक बात देखिए यहाँ पर, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के क्या बराबर होगा, किस कोण से, तो सर शीर्षाभिमुख कोण से। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। डी बी एन जो है एफ और बी और सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है बी है। ठीक है, बगल में लिखा गया है, तो लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से या डी बी एन एंगल सर, एंगल डी बी एन बराबर सर एंगल डी बी एन बराबर सर एंगल एफ बी सी या सी बी एफ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एफ बी और सी। ठीक है सर, एफ बी सी, और पोस्ट में लिख लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है सर, शीर्षाभिमुख सर कोण से समीकरण मान लेते हैं सर इसको सेकेंड। ठीक है, अब एक बात देखिए सर, ए बी एन बराबर डी बी एन है, यानी डी बी एन जो है इसके बराबर है, यही डी बी एन जो है एफ बी सी के बराबर है। ठीक है, तो समीकरण पहला और दूसरा से
ठीक है। ये ए बी एन जो है एफ बी सी के बराबर हो जाएगा। ये सर ए बी एन जो है एफ बी सॉरी एफ उसके बाद बी और सी के बराबर हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कीजिए बराबर ए बी एन सर जी, ए बी और एन, ए बी एन बराबर सर एफ बी सी। चलिए एंगल सर एंगल ए बी एन बराबर, ठीक है। या समीकरण पहले एक तथा दो से लिखिएगा। समीकरण सर समीकरण एक तथा सर तथा दो से समीकरण एक तथा दो से क्या होगा, तो उसके बाद सर यहाँ पर यहीं पर करते हैं। एक तथा दो से एंगल सर ए बी एन जो है एफ बी सी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी एन बराबर सर एंगल एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी सर एंगल ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी सी। ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब एक बात ध्यान से देखिए सर, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये कोण जो है अच्छा एक चीज और इसमें सर ध्यान दीजिएगा कि ए बी एन बराबर एंगल एफ बी सी हो गया, तो इसको समीकरण सर 3 मान लेते, ठीक है। इसको समीकरण सर 3 मान लेते, ठीक है। अब सर देखिएगा ए बी जो है पैरेलल क्या है, ओपीसी है, ठीक है। ए बी सर जी ए बी पैरेलल है सर ओपीसी, ठीक है, ओपीसी, ठीक है, ओपीसी। ए बी पैरेलल है ओपीसी यानी कि प्रधान अक्ष के। सी बी तथा सी बी उससे मिलती है तथा सी बी उससे सर उससे मिलती है, ठीक है, मिलती है। ए बी सर जी ए बी पैरेलल ओपीसी के और सी बी उससे मिलता है, तो ये वाला सर कोण एंगल ए बी एन जो है इसके बराबर में हो जाएगा संगत कोण से सर, किससे, संगत कोण से। तो लिखिएगा एंगल ए बी सर ए बी एन बराबर सर बी सी एफ या एफ सी बी सर एंगल एफ सी बी लिख लीजिएगा बगल में सर संगत कोण से। इसको किस कोण से सर, संगत कोण से, ठीक है, कोण से। इसको सर समीकरण 4 मान लिए, ठीक है। अब सर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए बी एन एफ बी सी के बराबर हो गया, ठीक है, और ए बी एन ही एफ सी बी के बराबर हो गया। यानी यही जो कोण है इस कोण के भी बराबर है, यही कोण जो है इस कोण के भी बराबर हो गया। इसका मतलब ई कोण और ई कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। तो लिखिएगा समीकरण सर समीकरण 4 तथा सर तथा 5 से 4 तथा 5 से क्या होगा सर, तो एंगल सर एफ ई एंगल है, ठीक है, ई एंगल है, एंगल एफ बी सी, एंगल सर एफ बी सी बराबर एंगल एफ सी बी। एंगल सर एफ और बी और सी यानी ये कोण आपस से बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए एफ बी सी एक प्रकार का त्रिभुज का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो इस कारण से जब दो एंगल इसमें बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो लिखिएगा जब दो एंगल बराबर हो गया अतः सर त्रिभुज एफ बी सी सर एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है सर, समद्विबाहु सर त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है सर, ठीक है। एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दूगो कोण जब बराबर है तो दूगो भुजा भी तो बराबर होगा। तो सर बी एफ और एफ सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर सर ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं सर, इसको मान लेते हैं समीकरण सर 5, ठीक है। समीकरण 4 तथा 5 से 3 हो गया, ये ए बी एन, ये 4 हो गया। यहाँ पर सर जो है न इसको 4 माने तो समीकरण 3 तथा 4 से होता, ठीक है, 3 और 4 से। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, 3 4 से, हाँ, ठीक है।
इसको सर क्या मान लिए सर, इसको मान लिए 5, ठीक है। और 5 मानने के बाद सर अब जो है ने ये जो है इसके बराबर हो गया। अब दर्पण का द्वारक छोट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब माना या जब दर्पण का द्वारक माना सर, माना जब सर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो सर, बहुत छोटा हो, अर्थात सर अर्थात बिंदु जो है सर, बिंदु बी जो है पी के बहुत निकट हो, बिंदु बी जो है कोमा पी के सर बहुत सर निकट हो, बहुत निकट होगा तो क्या होगा सर, मान लीजिए ये बिंदु यहीं पर आ गया तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर ही होगा जब ये यहीं पर आ जाएगा। तो सर इसमें क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ सर, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा सर, पी एफ हो जाएगा। इसको समीकरण 6 मानिए, ठीक है। इसको सर समीकरण 6 बी एफ बराबर पी एफ सर, ठीक है। अच्छा बी एफ बराबर सर पी एफ मान लिए तो समीकरण 5 और 6 से क्या निकलता है निष्कर्ष, समीकरण सर, समीकरण 5 तथा 6 से एक बात देखिए, ये बी एफ बराबर है तो एफ सी और पी एफ भी क्या हो जाएगा, एफ सी और पी एफ भी बराबर, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर सर जी पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एफ सी, अब ध्यान से सुनिए, एफ सी और पी एफ आपस में जब बराबर हो गया इसका मतलब ये है कि ये एफ वाला बिंदु इस पूरे का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो लिखिएगा अर्थात बिंदु एफ सर, बिंदु एफ जो है कोमा पीसी का मध्य बिंदु है सर, मध्य बिंदु सर, बिंदु है, ठीक है पीसी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब सर हम लोग एफ सी को क्या लिख सकते हैं सर, पीसी का आधा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। एफ सी को क्या लिख सकते हैं सर, तो पीसी या बट्टा में 2 बराबर सर जी पी एफ हो जाएगा। अब मान बैठा देते हैं, मान बैठाने पर सर, मान बैठाने पर क्या होगा सर जी, पीसी का मान अभी क्या लिए हैं आर, तो सर पीसी के जगह यहाँ पर आर बैठाइए बट्टा 2 बराबर पी एफ के जगह सर जी एफ बैठाइए। इसलिए सर यहाँ पर ये इधर गुना में जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर 2f। इस तरह से सर अगर यहाँ तक पूछेगा r/2 बराबर f, यहाँ सिद्ध करने के लिए यहीं तक छोड़ दीजिएगा, नहीं तो एक स्टेप इसमें भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से सर गोलीय दर्पण में जो है हम लोग का r बराबर 2f इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ महादेव की कृपा से, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग इस पर प्रतिबिंब बनाएंगे कि किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, उसका नियम क्या होता है, ठीक है। ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे RKMS एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। पर सर यहाँ पर सर CBN कर लीजिएगा, ठीक है। C और B जो है ना ये N तक बढ़ाया गया था तो यहाँ पर N कर लीजिएगा, ठीक है। CBN उससे मिलती है, ठीक है। उसके बाद तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ठीक है। और लास्ट में एक ही शब्द कहेंगे कि अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, ठीक है, यदि आपको सारा चीज़ इसमें समझ आता है तो एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत हम लोग को लगता है, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को प्रमोट करने का कोशिश करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग का मनोबल बना रहे और आप लोगों के रिस्पांस के कारण ही हम लोग वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। प्रेरित होते हैं हम लोग। तो धन्यवाद। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।